अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मुफ्ती हकीम अब्दुल क़य्यूम आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ, एक नए सबक के साथ हाज़िर हूँ। पिछले सबक से अगर आप लोगों ने कुछ फ़ायदा उठाया है और उसके बेस पर उसको समझकर आपने कुछ जो है ट्रेड्स लेना शुरू किए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने ट्रेड्स के बारे में थोड़ा कमेंट में लिखें। कोई सवाल हो तो सवाल पूछें। इस तरह से मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी बातों से कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या मुझे कुछ ऐड करके आपको मज़ीद खिदमत करने की या मज़ीद कुछ समझाने की ज़रूरत है। तो अगर आप ट्रेड ले रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, किसी ने ट्रेड लेना शुरू किया है, तो मुझे ज़रूर बताएं। आज एक और चीज़ जो है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, जो कैसे आप किसी कंपनी को जांचते हैं, उसके फंडामेंटल्स को देखते हैं। एक कंपनी को मैंने मिसाल के तौर पर लिया है और ले करके उसको समझाने की आपको कोशिश करूँगा। ये कंपनी है एवेन्यूज़ AI। इस कंपनी का काम है, जैसे UPI से पैसे लेते हैं, ऐसे ही जो लोग क्रेडिट कार्ड वगैरह से पेमेंट करते हैं, तो ये एक मीडियम है क्रेडिट कार्ड वगैरह से पेमेंट को लेने का और उसको जो है एग्जीक्यूट करने का। तो ये कंपनी पब्लिक से मर्चेंट को जो है वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो लोग पेमेंट करते हैं, तो ये एक दरमियाने और बिचौले का काम करती है। ये देखिए, हम यहाँ से देखेंगे, ये कंपनी है इनकॉर्पोरेट इन 2017। इन्फीबीम एवेन्यूज़ इसका पुराना नाम है, और ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस का काम करती है, मेंटेनेंस का काम करती है, वेब डेवलपमेंट का काम करती है, और पेमेंट गेटवे सर्विस है। ये पेमेंट और ई-कॉमर्स एंड अदर एंसिलरी सर्विसेज फराहम करती है। हमने इसको एक जायजे के तौर पर, एक एनालिसिस के तौर पर पेश किया है। हम इसका जो P&L है वो देखेंगे, बैलेंस शीट देखेंगे और इसके कैश फ्लो को देखेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे किसी कंपनी को एनालाइज किया जाता है और धोखा खाने से कैसे बचा जा सकता है कंपनियों को देखने में। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस देखूंगा मैं। प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने क्या देखा, सेल्स जो है इसके मार्च 2025 में 3,993 करोड़ थे, जो इस साल बढ़कर 8,116 करोड़ रुपए हो गए। तो रेवेन्यू जो है वो 100% से भी ज़्यादा बढ़े हैं। सेम रेवेन्यू के साथ साथ जो है इनके नीचे जो एक्सपेंसेस है, वो एक्सपेंसेस आप देखेंगे तो पहले 4,000 करोड़ का सेल था, 3,676 करोड़ रुपए खर्चा था, 316 रुपए ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। यहाँ पर जो है 8,116 करोड़ का सेल्स हुआ है और 7,765 करोड़ का खर्च हुआ है, 351 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पीछे 11, 9, 8 था, अब वो 4 हो गया है, परसेंट उसके घट गए हैं। उसके बाद अदर इनकम तकरीबन जो पिछले साल थी उसी के आसपास है। इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है, डेप्रिसिएशन भी उसी के आसपास है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 308 है और यहाँ पर 341 है। टैक्स दिया है पिछले साल 23%, इस बार 14%। नेट प्रॉफिट पिछले साल 236 करोड़ का था, इस साल नेट प्रॉफिट जो है वो 295 करोड़ रुपए का हुआ, और EPS पहले 65 पैसे था, अभी 80 पैसे हुआ। नीचे आकर जब आदमी देखेगा तो उसे क्या लगेगा कि ओहो, सेल्स ग्रोथ जो है वो पहले 10 साल में 37% था, पिछले 5 साल में 34% था और 64% था, और इस बार इसका जो है रेवेन्यू ग्रोथ 103% हो गया है। कंपाउंडेड जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो पहले 41 था, अभी 22 है। और स्टॉक ने जो रिजल्ट दिया है, स्टॉक की प्राइस में जो इजाफा हुआ है वो 5 साल में भी माइनस है, 3 साल में प्लस है, और इस साल 22% माइनस है। तो
सेल्स ग्रोथ देखते हुए आपको ऐसा लगेगा कि कंपनी ने बहुत अच्छा किया है। जब मैंने खुद ने इसको देखा तो एक लेमैन आदमी के तरीके से ये चीज़ आपको अच्छी लगी और ऐसा लगा कि भाई इतना ज़्यादा सेल्स बढ़ने के बाद तो इस कंपनी का जिस दिन भी रिजल्ट आया होगा उसके बाद इसका शेयर बढ़ना चाहिए। लेकिन शेयर बढ़ने के बारे में आप देखेंगे तो शेयर बढ़ा नहीं है। देखिए पिछले ये जो रिजल्ट आया होगा जून में, तो जून में रिजल्ट आने के बाद भी ये स्टॉक जो है नीचे गया है। ये अभी 2-4 दिनों से जो है इसमें इस 11 जून के बाद से इसने थोड़ी सी रैली की है। तो क्यों स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ा? स्टॉक प्राइस जो है बढ़ना चाहिए था। तो मैंने अपने तौर पर चीज़ें देखी, लेकिन एक चीज़ आपको सिखाने के लिए समझा रहा हूँ। मैं गया डॉक्यूमेंट में और डॉक्यूमेंट में जाकर जून 2026 में जो ट्रांसक्रिप्ट थी कॉन कॉल की, जो कॉन्फ्रेंस कॉल होता है कंपनी लेती है और कंपनी एक कॉल ले करके और जो है सारे सवालों का जवाब देती है। मैंने उसको डाउनलोड यहाँ किया है मैंने। ये देखिए ये उसको डाउनलोड किया हुआ है। ये डाउनलोड करने के बाद ऊपर आस्क जेमिनी जो है, इससे मैंने पूछा आस्क जेमिनी से कि एक कंपनी का सेल्स जो है 100% बढ़ गया, उसके बावजूद भी कंपनी के दाम में कोई इजाफा नहीं हुआ। क्या आप मुझे बताएंगे कि इसकी कोई वजह अगर आपको मालूम हो तो मुझे जेमिनी ने जो जवाब दिया वो मुझे आपको पढ़कर सुनाना है। ये इससे आपको ये समझ आएगा कि कौन सी चीज़ अच्छी हुई, लेकिन कौन सी चीज़ और अच्छी नहीं हुई जो अच्छी होनी चाहिए थी। अब हम आगे बढ़ते हैं तो ये मुझे जवाब देता है। इसने 4-5 नंबर में जवाब दिए हैं। कहता है सिग्निफिकेंट मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन का स्टॉक प्राइस क्यों नहीं बढ़ी। ऊपर से चलिए, हाउएवर लुकिंग डायरेक्टली योर ऑब्जर्वेशन इज स्पॉट ऑन, द कंपनी हैज रजिस्टर्ड एक्सप्लोसिव टॉप लाइन ग्रोथ। कंपनी ने बहुत ही भारी भरकम 100% से भी ज़्यादा की टॉप लाइन ग्रोथ की है, 82 बिलियन। येट स्टॉक हैज़ बीन नोटिसेबली स्लगिश। उसके बावजूद भी स्टॉक जो है वो नज़र आ रहा है कि वो नीचे पड़ा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है और ब्रॉडर इंडेक्स को भी पार नहीं कर पा रहा है। तो उसकी क्या वजह है? उसकी वजह, सबसे पहली वजह यह है, द कल्प्रिट वन, वाइल ग्रॉस रेवेन्यू सर्ज बाई 106% कंपनीज नेट प्रॉफिट, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो सिर्फ 24% बढ़ा है। जब किसी कंपनी का रेवेन्यू 100% बढ़े तो उसका प्रॉफिट भी 90%, 80%, 100%, 110%, 120% बढ़ना चाहिए। जिस रेशो में कंपनी का सेल्स बढ़ता है उसी रेशो में कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए। लेकिन कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है सिर्फ 24% और सेल्स बढ़ा है 100%। अरे भाई, एक आदमी 100 रुपये लगा करके 20 रुपये कमाता है तो 200 रुपये की जब सेल्स हुई तो 40 रुपये कमाने चाहिए उसको, बल्कि ज़्यादा कमाने चाहिए। लेकिन 100 रुपये की सेल्स करने वाला जो पहले 20 रुपये कमाता था, अब वो 40 रुपये कमाने के बजाय उसमें बढ़ोतरी हुई है सिर्फ 24%, यानी 20 रुपये का 24% 5 रुपये। तो पहले पिछले साल 100 रुपये लगा करके 20 रुपये कमाए थे, माफ़ कीजिए, 100 रुपये का सेल्स करके 20 रुपये कमाए थे। इस साल 200 रुपये का सेल्स करके सिर्फ 25 रुपये कमाए। हालांकि 200 रुपये का सेल्स होने के बाद एक्सपेक्टेड ये था कि 40 रुपये कमाते, तो ऐसा नहीं हुआ। कहते हैं कि कल्प्रिट क्या है? हाई ऑपरेशनल एंड कस्टमर एक्विजिशन एक्सपेंसेस कंप्लीटली स्क्वीज्ड प्रॉफिटेबिलिटी। कहते हैं कि सबसे पहला नुकसान कहाँ हुआ कि ऑपरेशनल कॉस्ट जो है, कस्टमर को अपने साथ लाने का और एक्विजिशन का जो कॉस्ट था वो ज़्यादा था, उसने प्रॉफिट को कम कर दिया।
कह रहे हैं कि नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ा तो 24% है, लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है ड्रास्टिकली श्रंक फ्रॉम अराउंड 5.5% से 5.5% हो गया है। 5.5%, माफ कीजिए, नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो सुकड़ गया है और सुकड़ कर 5.5 से 6% के बजाय वो 3.5% रह गया है। पेमेंट गेटवे इंडस्ट्री जो है ये, इसमें जो वॉल्यूम बढ़ा है उस वॉल्यूम बढ़ने के बाद इनका प्रॉफिट नहीं बढ़ा। एक वजह तो प्रॉफिट क्यों नहीं बढ़ा, प्रॉफिट कम क्यों हो गया कि एक्विजिशन करने की वजह से और दुकानदारों को अपने साथ लेने और उनको मजबूर करने की वजह से कि तुम हमारा पेमेंट गेटवे यूज़ करो, तो उन्होंने डिस्काउंट मांगे होंगे, वो डिस्काउंट या उनको कमीशन दिया होगा, जिसकी वजह से इनका जो होने वाला प्रॉफिट था नए कस्टमर को अपने साथ लाने की वजह से, उनके एक्विजिशन की वजह से उन पर खर्च बढ़ गया। दूसरा क्या हुआ है, दूसरा हुआ मैसिव शेयर होल्डर डाइल्यूशन। पिछली बार जो शेयर होल्डर थे वो कम थे पिछले साल। ये देखो इन्वेस्टर्स बैलेंस शीट में नजर आएगा। देखो इक्विटी कैपिटल जो था वो पिछले साल 280 करोड़ का था, जो इस साल इक्विटी कैपिटल बढ़कर 349 करोड़ का हो गया, यानी 70 करोड़ का इक्विटी बढ़ गया। पहले मिसाल के तौर पर एक कंपनी में नफा लेने वाले लोग 10 आदमी थे, अब उतने ही कंपनी के अंदर नफा लेने वाले लोग 12 हो गए। 100 रुपए का सेल्स किया, 20 रुपए हमने जो है वो कमाए। तो पहले 10 आदमियों को 2-2 रुपए मिलते थे, फिर वो शेयर होल्डर बढ़ गए और शेयर होल्डर बढ़ने की वजह से 10 के बजाय 15 हो गए और हमने 100 रुपए पर 20 रुपए कमाए। तो अब ये 120 रुपए जो है या 25 रुपए 10 आदमियों के दरमियान में नहीं बल्कि 15 आदमियों के दरमियान में तकसीम होंगे। तो 15 आदमियों के दरमियान तकसीम होने की वजह से पहले हमें 10% का प्रॉफिट मिल रहा था, लेकिन शुरका बढ़ गए, शेयर होल्डर्स बढ़ गए, तो अब हमें 10% का शेयर होल्डर जो है नफ़ा नहीं मिल रहा। हमारे साथ भागीदार बढ़ जाने की वजह से वो हमारा नफ़ा 8% रह गया। तो 8% रहने की वजह से जो है नफ़ा श्रिंक हो गया और नफ़ा घट गया। ये दिखा रहा है जब भी शेयर होल्डर इक्विटी बढ़ जाएगी तब चाहे कंपनी उतना कमाए, लेकिन जब शेयर होल्डर्स में वो पैसा बांटा जाएगा तो उसका फीसद कम हो जाएगा, रेशो वाइज वो पैसा कम हो जाएगा। ये चीज़ स्टॉक मार्केट को पसंद नहीं है। तो कहते हैं कि this increased the total outstanding shares by roughly 20 to 26%। तो जब EPS जो था वो EPS पर शेयर पहले 10 आदमियों के बीच में बट रहा था, अब EPS जो है वो 15 आदमियों के दरमियान में बट रहा है। तो प्रॉफिट तो बढ़ा है, प्रॉफिट की मिकदार और उसका रेशो बढ़ा है, लेकिन लेने वाले लोगों के दरमियान जब वो बांटा गया तो EPS जो है कह रहे हैं इवन इफ ओवरऑल company earnings are increasing, the slice of the pie allocated to each individual shareholder share is similar, which keeps a lid on the stock price। जब वो बांटा गया तो वो कम हो गया, तो ROE कम हो गया, EBITDA जो है, अगर ये कह रहे हैं फ्लैटर्ड क्वालिटी ऑफ EBITDA हो गया है कि अगर आप क्लोजली देखोगे तो पूरे साल के अकाउंटिंग एडजस्टमेंट के बाद EBITDA जो है वो 65 यानी 66 करोड़ रह गया, जो कि 24% नहीं है, रफली 15% है। वॉज एक्चुअली ड्रिवन बाई इंटरेस्ट इनकम एडजस्टमेंट, जो कि इंटरेस्ट इनकम के एडजस्टमेंट के बाद जो है वो और कम हो गया है। ट्रांजिशन अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि जो कुछ आप कर रहे हो, है ना, ट्रांजैक्शन कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बिठा रहे हो, इस इंफ्रास्ट्रक्चर के बिठाने के बाद आपने जो एक्विजिशन किया है, नई कंपनी को आप लाए हो, तो उस सब के बाद जो
प्रॉफिट है वो प्रॉफिट जो है वो आएगा या नहीं आएगा। जब तक प्रॉफिट नहीं आएगा, सेल्स बढ़ गया लेकिन जब तक प्रॉफिट नहीं आएगा सेल्स के इक्वल, तब तक शेयर मार्केट उस सेल्स को अहमियत नहीं देगा, बल्कि सेल्स बढ़ना ये गोया एक काम हो गया। अब मार्केट इंतजार करेगा, एक और क्वार्टर इंतजार करेगा, दूसरा क्वार्टर इंतजार करेगा, तीसरा क्वार्टर इंतजार करेगा। अगर प्रॉफिट आते हैं और सेल्स को मैच करते हैं तो फिर स्टॉक का भाव जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो टेक्निकल्स हम देखते हैं और टेक्निकल्स देख करके हम जो देखते हैं कि स्टॉक मार्केट का स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है, उसके पीछे फंडामेंटल्स जो है ना कि ग्रोथ, सेल्स में ग्रोथ होना चाहिए, प्रॉफिट में ग्रोथ होना चाहिए। सेल्स में ग्रोथ अगर 10% को हो रहा है तो प्रॉफिट में ग्रोथ 1, 2, 3% ज्यादा होना चाहिए। 20% अगर सेल्स बढ़ रहा है तो 22, 23, 25% जो है वो प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। और आपका जो डेट है, कर्जा है, वो कर्जा धीरे धीरे कम होना चाहिए। जो कुछ आपके पास एसेट है उन एसेट को आप इतना अच्छी तरह इस्तेमाल करो कि आपका रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ जाए, और रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ जाने की वजह से आपका ईपीएस बढ़े, और ईपीएस जब बढ़ेगा हर शेयर होल्डर को मिलने वाला प्रॉफिट जब बढ़ेगा तब ही जाकर स्टॉक की प्राइस जो है वो एप्रिशिएट होगी, स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी। वरना जो है टेक्निकल्स जो है वो डेरिवेटिव है काहे का, फंडामेंटल्स का। फंडामेंटल्स में सबसे बुनियादी चीज क्या है कि कंपनी का सेल्स बढ़ना चाहिए। कंपनी का सेल्स बढ़ेगा, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो शेयर होल्डर को मिलने वाला जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगा। जब वो बढ़ेगा तो स्टॉक प्राइस जो है वो एप्रिशिएट होगी और आपका कैपिटल गेन होगा। ये मैंने आपको एक जो है कॉन कॉल और एक क्वार्टर का रिजल्ट सामने रखकर समझाने की कोशिश की है। आप भी जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर जो है रिजल्ट देखना सीखें, कॉन कॉल पढ़ने की आदत डालें और सालाना जो ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स होते हैं उनको देखने की कोशिश करें। अब अपनी बात पूरी करते हुए मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि हम भी जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उस कंपनी के इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप सबसे पहले उसके फंडामेंटल्स को देखो। और फंडामेंटल्स को देखने का तरीका यह है कि कंपनी के जो रिजल्ट्स आते हैं हर 3 महीने पर, उसका जो कॉन कॉल होता है उस कॉन कॉल को पूरा उसकी ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ो। और ईयर ऑन ईयर जो एनुअल रिजल्ट्स आते हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है MDA, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, MDA करके एक पार्ट होता है मुस्तकिल। उसको अच्छी तरह पढ़ो, इसलिए कि वहाँ उस जगह पर मैनेजमेंट बताता है कि हमने क्या किया, आइंदा क्या करने वाले हैं, हमारी क्या पोजीशन है, अपनी इंडस्ट्री में हम कहाँ खड़े हैं, हमारे पास कितने ऑर्डर्स हैं, और माइक्रो और मैक्रो लेवल पर जो है क्या तकलीफ़ें हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या आसानियाँ हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं। उससे आपको एक अच्छा ओवरव्यू मिलता है उस बिज़नेस को समझने के लिए जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है या आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो। जब तक क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के रिजल्ट्स आप नहीं देखोगे, नहीं समझोगे, और देखने और समझने के लिए आप खुद जो है उसको इस्तेमाल करें, या फिर ये जो चैट GPT वगैरह AI का इस्तेमाल करके आप जो है वहाँ से रिपोर्ट को कॉपी करें, कॉपी करके उसको चैट GPT पर या आस्क जेमिनी पर या परप्लेक्सिटी पर कहीं भी ला करके आप वो रिपोर्ट वहाँ पोस्ट करो। और पोस्ट करने के बाद आपने जो कुछ पढ़कर, जो कुछ सवालात आपके सामने हैं, वो सवालात आप उर्दू में लिखो, हिंदी में लिखो, ज़बानी बोल दो, रिकॉर्ड कर दो। वो आपको जो है थोड़ा सा मज़ीद आपकी रहबरी करेगा और आपकी समझ उससे अच्छी हो जाएगी और कंपनी के अच्छे बुरे को समझने में आपको मदद मिलेगी, आसानी होगी। उम्मीद है आपको मेरी बात से फ़ायदा हुआ होगा। ये जो
स्टॉक का नाम लिया है, ये स्टॉक बहुत कमज़ोर है। स्टॉक का नाम लेने से ऐसा ना समझे कि भाई मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा, ये कोई हमारा रिकमेंडेशन नहीं है। मैं असल में इसकी रिपोर्ट पढ़ रहा था, इसीलिए इसी को मैंने आपके सामने पेश कर दिया। आप इसी तरह करके और जो है कंपनियों को समझने की कोशिश करें और समझकर जो है अपने इन्वेस्टमेंट को ड्रॉ करें और उसके बाद उसको प्लान करें। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आई होगी, आपको इससे नफ़ा हुआ होगा। आप जो है हमारे वीडियो को खूब अच्छी तरह समझें, इसको लोगों के दरमियान में फैलाएं और आपके अपने सवालात हमें भेजें। आप किसी स्टॉक के बारे में अगर कोई एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप अपने स्टॉक भी दीजिए, मैं उसको एनालिसिस करके आपके सामने इंशाल्लाह पेश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।